इफ़्रा फ्रेश होकर निकली और बालों को टॉवल से कवर किया हुआ था। अपने बाल खोलती हुई ब्रश करने लगी। जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, अपना दुपट्टा गले में डालती वो दरवाजे की जाने बढ़ी। दरवाज़ा खुलते ही उससे सामने झांसे को खड़े देखा। वो एकदम से हैरान हुई, क्योंकि आज तक वो उसके कमरे में नहीं आया था और इस वक्त वो उसके कमरे के दरवाजे पे खड़ा था। झांसेब ने गौर से इफ़्रा की तरफ देखा, जो गुलाबी रंग के सादे से सूट में निखरी निखरी सी लग रही थी। गीले बाल कमर और शानों पर बिखरे हुए थे। अब यहीं पे खड़े रहने का इरादा है कि अंदर भी आने दोगी? जहाँ से इफ़्रा को अंदर की तरफ धकेलते हुए बोला और कमरे में दाखिल हो गया। हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग सोफे पर रखे और उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। तुम्हारा सामान देने आया था मैं, मगर यहाँ तो कोई और ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल गया। जहाँ से शौक नसों से इफ़्रा के निखरे निखरे वजूद को देखते हुए बोला, जबकि इफ़्रा को फ़ौरन अपनी हालत का अंदाज़ा हुआ था। आपको और कोई काम है?" इफ़्रा अपना दुपट्टा और दुरुस्त करते हुए बोली। सारे काम ही तुमसे हैं मिसेस जानजेब। उसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला, आप जाएं यहाँ से।" इफ़्रा कदम पीछे की जानिब बढ़ाते हुए बोली। और अगर ना जाऊं तो? जहाँ से अब उसके 2 कदम के फासले पर था, जबकि इफ़्रा दीवार के साथ चिपक चुकी थी। "प्लीज़, कोई आ जाएगा।" इफ़्रा ने बहाना बनाया। नो प्रॉब्लम, अपनी बीवी के कमरे में आया हूँ। किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे मेरी बीवी को मिलने से रोक सके। जहाँ से 2 कदमों का फासला समेटते उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखते उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, जबकि उसके इस कदर नज़दीकी पर इफ़्रा ज़ोर से आंखें मीच चुकी थी। तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो ना, वो भी बचपन की मोहब्बत। फिर ये डर और खौफ कैसा? जहाँ से उसके चेहरे से गीले बाल हटाते हुए बोला, जबकि उसकी उंगलियों के लम्स से इफ़्रा की धड़कनें तेज़ हो चुकी थीं। मैं आपसे नहीं डरती, आप थोड़ा दूर हटकर बात करें।" इफ़्रा हिम्मत करती झांसेब की तरफ देखते हुए बोली। मुझे तो तुमसे ऐसे ही बात करनी है। चलो बताओ कि अगर मोहब्बत करती हो तो डर क्यों रही हो? झांसेब उसके शफाफ चेहरे को उंगलियों से छूते हुए बोला, मुझे आपसे डर नहीं लगा, आपकी बेरूही और उस सज़ा से डर लगता है जो आप मुझे मेरी मोहब्बत के बदले में देंगे। इफ़्रा अपना लहजा मजबूत करते हुए बोली। मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत की सज़ा क्यों दूंगा? तुम्हें पता है कि बचपन से मैं मोहब्बतों के लिए तरसा हुआ इंसान हूँ, और एक मोहब्बतों के लिए तरसा हुआ इंसान किसी की मोहब्बत की सज़ा उसे कैसे दे सकता है? जहाँसेब इफ़्रा की तरफ देखते तल्खी से मुस्कुराता हुआ बोला, आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे?" इफ़्रा ने जहाँसेब की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं तुम्हें एक मौका ज़रूर दूंगा। मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ और मेरी पाबंद हो जाओ। बस यही चाहता हूँ मैं। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जिनकी नज़र में औरत कुछ नहीं होती। मैं उन मर्दों में से हूँ जो औरत को इज्जत देकर उसके मुहाफिज बनते हैं, उसकी मोहब्बतों के इकलौते वारिस बनते हैं। और मैं तुम्हारी तमाम मोहब्बतों का इकलौता वारिस बनना चाहता हूँ। जहाँसेब बहुत नर्म लहजे में इफ़्रा की तरफ देखते हुए बोला और उसके माथे पर अपना पहला लम्स छोड़ता बगैर रुके वहाँ से निकल गया। इफ़्रा ने उसके जाते ही अपने हाथ से अपने माथे को छुआ, जहाँ जहाँसेब अपना लम्स छोड़कर गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जहाँसेब इतनी जल्दी उसे कबूल कर लेगा। शायद ये उस इज़हार की वजह से था जिससे जहाँसेब का दिल इफ़्रा की तरफ माइल हो गया था। मेरा आपसे वादा है, मेरी मोहब्बत के इकलौते वारिस सिर्फ आप रहेंगे, हमेशा। इफ़्रा खुद से बोलती मुस्कुराई और बेड पर लेटी आंखें मूंद गई। जितना खूबसूरत एहसास था कि झांसे ने उसे दिल से कबूल कर लिया था। नींद की वादियों में उतरते हुए भी इफ़्रा के चेहरे पे एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। अलीसा अपनी पैकिंग कर रही थी, जबकि मुझसे उससे कुछ फासले पर बैठा उसकी एक एक हरकत को बहुत गौर से देख रहा था, क्योंकि अब तो उसे अलीसा को एक हफ्ते बाद ही दिखना था। चले। अलीसा अपनी पैकिंग कंप्लीट करती मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि नीचे उसे उमर और सरदार साहब लेने आ चुके थे और अब उसका इंतज़ार कर रहे थे। इधर आओ। मुक्सिम ने हाथ के इशारे से अलीसा को अपने पास बुलाया, तो वो बगैर घबराए मुक्सिम के पास चली गई, क्योंकि अब उसे मुक्सिम से बिल्कुल डर महसूस नहीं होता था। जी। अलीसा मुक्सिम के करीब खड़ी होती हुई बोली, तो मुक्सिम ने नरमी से उसका हाथ पकड़कर अपने करीब बैठाया और उसके खेत अपने बांसों का हसार बांधा। मेरी शर्तें याद है ना तुम्हें? मुक्सिम अलीसा की तरफ देखते हुए बोला, तो अलीसा ने हाँ में सर हिलाया। तुम्हारी तमाम शॉपिंग हो चुकी है, और अब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती भी है तो तुम मुझे कॉल कर देना, या अपने भाइयों में से किसी को बोल देना, मगर तुम खुद बाहर नहीं जाओगी, किसी भी सूरत नहीं। मुक्सिम अलीसा को नरमी से समझाते हुए बोला। मेरी बात हर हाल में तुम्हें माननी है, और लापरवाही हरगिज़ नहीं करनी। मुक्सिम का लहजा अब कुछ संजीदा था। अलीसा ने फ़क्त हाँ में सर हिलाया, तो मुक्सिम मुस्कुराया और उसके माथे पर मोहब्बत भरा बोसा दिया। अलीसा ने आंखें बंद करके शिद्दत से उसे महसूस किया था। चलो, अब सब नीचे इंतज़ार कर रहे होंगे।
मुक्सिम उसके सर पर दुपट्टा सेट करते हुए बोला, जबकि अलीसा मुस्कुरा दी। मैं दुनिया का पहला शोर हूँगा जिसकी बीवी दोबारा से रुखसत होगी। मुक्सिम अलीसा का हाथ पकड़कर खड़े होते हुए बोला, तो आप ज़बरदस्ती निकाह ना करते, फिर एक ही बार हो जाती। अलीसा मुक्सिम की तरफ देखते चिल्लाते हुए बोली, बेगम, आप ये ताना मुझे और कितने अरसे तक मारने का इरादा रखती हैं? मुक्सिम उसकी कमर में हाथ डालते एक झटके से अपने करीब करते हुए बोला, मैंने ताना तो नहीं दिया। अलीसा मुंह बनाते हुए बोली, बेबी, तुम्हारी खातिर मैं दोबारा अपनी ही शादी करवा रहा हूँ ताकि तुम्हारे सारे दिल के अरमान पूरे हो जाएं, मगर तुम जबरदस्ती के निकाह पर ही अटकी हुई हो। मुक्सिम उसके नाक से अपनी नाक मिस करता हुआ बोला, सब इंतजार कर रहे हैं नीचे। अलीसा ने मुक्सिम को याद दिलाया। तो चलें बेगम, लेकिन उससे पहले। मुक्सिम ने बोलते अपना गाल उसके आगे किया, जबकि अलीसा ने दांतों तले अपने होंठ कुचले थे। मैं कैसे? बेगम भूलो नहीं, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। आप पहले आंखें बंद करें। अलीसा मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली तो मुक्सिम ने मुस्कुराकर फौरन अपनी आंखें बंद की। अलीसा ने हिम्मत करते होंठ मुक्सिम के गाल पर रखे और तेजी से हटा लिए। मुक्सिम उसकी तेजी पर मुस्कुराया और एक सेकंड की भी देर किए बगैर वो उसके लबों को अपनी दस्तरस में ले चुका था, जबकि अलीसा ने उसकी शर्ट को मुट्ठी में जकड़ा था। मुक्सिम कुछ देर बाद उसके होंठों को आज़ाद करता पीछे हटा और उसका चेहरा देखने लगा जो सुर्ख अनार बन चुकी थी। चलें बेगम, नहीं तो मेरा इरादा बदल जाएगा। मुक्सिम अलीसा की तरफ देखता हुआ बोला, जबकि उसकी आवाज़ सुनते अलीसा ने फौरन कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए, जबकि मुक्सिम भी उसके पीछे ही था। भाभी, मैं आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस करूंगी। इफ्रा अलीसा की तरफ देखते हुए बोली और उसके गले लग गई। इस वक्त वो सब गाड़ी के पास खड़े थे, जबकि अलीसा भी थोड़ी सी उदास थी क्योंकि इफ्रा के साथ उसको काफ़ी लगाव हो गया था। कोई बात नहीं, मैं भी बहुत मिस करूंगी। अलीसा भी मुस्कुरा कर बोली। अलीसा सबसे मिलती, सबको अलविदा कहती उमर और सरदार साहब के साथ अपने घर की तरफ रवाना हो गई, जबकि मुक्सिम भी उनके साथ ही मौजूद था क्योंकि शहर उससे अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में जाना था और कुछ दिन वहीं पर गुजारने थे। अस्सलाम वालेकुम मामा जान। अलीसा घर में दाखिल होते हुए आमना बेगम के गले मिलते हुए खुशी से बोली, जबकि अलीसा के इस्तकबाल के लिए वहाँ पर उसके पांचों भाई और उसके साथ उसकी खाला मामू की बेटियां भी मौजूद थीं। वो सब शादी अटेंड करने के लिए आए थे। सबसे मिलती अलीसा राबिया की तरफ बढ़ी जो कि उसकी खाला की बेटी थी। कैसी हो चुड़ैल? अलीसा उसे गले मिलते हुए बोली, मैं तो ठीक हूँ, मगर ये जो तुम चुपड़ी रुस्तम निकली हो ना, अच्छा नहीं किया यार, कम से कम हमें तो बता देती। राबिया मुंह बनाती हुई बोली, जबकि अलीसा उसकी शक्ल देखते ही कहका लगाकर हंसी। बस देख लो, तुम मुझसे बड़ी होकर भी कुछ नहीं कर सकी, पर मैंने कर लिया। अलीसा अपना फर्जी कॉलर उठाते हुए बोली तो वहाँ मौजूद सब अफराद का कहका पूरे हो शाह विला में गूंज रही। अरे बस कर दो बच्ची, इतनी दूर से सफ़र कर आई है, इसे थोड़ा आराम करने दो। अलीसा की हालत सबकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ बच्चे, तुम कुछ देर आराम कर लो जाकर, मैं तुम्हारे रूम में खाना भिजवाती हूँ। आमना बेगम अलीसा की तरफ देखते हुए बोली तो अलीसा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और फ्रेश होने अपने रूम में चली गई। मुक्सिम यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था, जिसकी वजह से उसे वक्त ही नहीं मिला कि वो अलीसा से बात कर सके। उससे आज पूरे 2 दिन हो चुके थे अलीसा को बगैर देखे बगैर बात किए। कुछ सोचते हुए मुक्सिम ने अपना लैपटॉप खोला और अलीसा के कमरे की फुटेज चलाई, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि अलीसा अपनी किताबों को उनकी जगह पर तरतीब से रख रही थी। मुक्सिम ये देखते हुए मुस्कुराया कि वो मुक्सिम के हुक्म में तकमील करते उसी रूम में रह रही थी जिसमें मुक्सिम ने बोला था। मुक्सिम ने लीसा को अपनी नज़रों के आसार में रखते फ़ोन उठाया और लीसा को कॉल मिलाई। फ़ोन पर होती बेल पर अलीसा ने किताबें वहीं पर रखी और फ़ोन की जाने पड़ी। फ़ोन पर चमकाता नंबर देखकर अलीसा की धड़कनें तेज़ हुई थीं। 2 दिन से कितना इंतज़ार किया था उससे मुक्सिम की कॉल का, मगर उसकी कॉल नहीं आई थी। धड़कते दिल के साथ उससे कॉल अटेंड की और फ़ोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। अलीसा ने हल्की सी आवाज़ में सलाम लिया। वालेकुम सलाम, कैसी हो मेरी जान? मुक्सिम मुस्कुराता हुआ बोला, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? अलीसा हल्की से बोलती बेड पर बैठी उसके शिकवे पर मुक्सिम मुस्कुराया। सारे फर्क मुझे ही तो पड़ते हैं बेगम। है, ये बताओ, हो कैसी? मुक्सिम नज़रें लैपटॉप पर जमाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अलीसा अपनी उंगली बेड शीट के डिज़ाइन पर फेरते हुए बोली, जबकि मुक्सिम उसकी एक एक हरकत को बहुत गौर से देख रहा था। तुम्हारे बगैर कैसा हो सकता हूँ? मुक्सिम ने अलीसा से ही सवाल किया। मुझे क्या पता, आप मुझे बताकर तो नहीं रह रहे? अलीसा मुंह बसोरते हुए बोली, जबकि मुक्सिम ने अपने लब दबाकर अपनी हंसी रोकी थी। अच्छा, तो मेरी बीवी मुझसे नाराज है? मुक्सिम लैपटॉप पर आते अलीसा की तस्वीर को हाथ से छूते हुए बोला,
मैं क्यों नाराज़ होंगी आपसे? अलीसा ने फ़ौरन जवाब दिया। ये तो तुम ही जानती हो बेगम कि क्यों नाराज़ हो अपने मासूम शोहर से। मुक्सिम ने अलीसा के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, जो उसके मासूम शोर कहने पर फ़ोन को सामने की आंखें छोटी किए घूर रही थी, जैसे सामने मुक्सिम हो, फ़ोन नहीं। बेगम कहो तो मैं आ जाऊं, सामने बैठकर घूर लेना। मुक्सिम की आवाज़ सुनते अलीसा ने हड़बड़ाकर इधर-उधर देखा। मैं आपको क्यों घूरूंगी? अलीसा ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, जबकि मुक्सिम अब की बार अपना कहका नहीं रोक सका था। ये तो तुम ही जानती हो बेगम, तुम मुझे क्यों घूरोगी। आप? अलीसा भी कुछ बोलती कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खुला, जबकि अलीसा एकदम से डरी थी और फ़ोन उसके हाथ से छूटकर बेड पर गिरा था। हाय लाली, माय स्वीट हार्ट, आयशा बोलती अलीसा तक आई और उसके गले लग गई। जाहिल औरत, ये क्या तरीका है किसी कमरे में आने का? अलीसा उससे अलग होती घूरते हुए बोली, जबकि आयशा खेका लगाकर हंसी। स्वीट हार्ट, तुम तो डर ही गई, आयशा हंसते हुए बोली, जबकि मुक्सिम जो अलीसा के डरने से घबरा गया, आयशा को देखकर सुख का सांस लिया और बहुत दिलचस्पी से अपनी बीवी से उसकी क्लास लगती देखने लगा, जो काफ़ी गुस्से में थी। बकवास बंद करो नालायक इंसान, अलीसा आयशा को घूरी से नवाजते हुए बोली और अपना फ़ोन देखा, जहाँ मुक्सिम की कॉल बंद हो चुकी थी, बल्कि फ़ोन ही बंद हो चुका था क्योंकि उसकी बैटरी डेड हो चुकी थी। अच्छा ना, सॉरी यार, तुम किसी से बात कर रही थी क्या? आयशा अलीसा की तरफ देखते हुए बोली। हाँ, मीर की कॉल आई थी, अलीसा फ़ोन चार्ज पर लगाते हुए बोली। ओह! इसका मतलब मैंने डिस्टर्ब कर दिया, बहुत पर्सनल बातें चल रही थी क्या? आयशा शरारत से बोली तो अलीसा ने पास पड़ा कुशन उठाकर उसे दे मारा। बकवास बंद करो अपनी, अलीसा गुस्से से घूरते हुए बोली। लो, अब इसमें बकवास क्या है? मियाँ बीवी की बातें पर्सनल ही तो होती हैं। आयशा बेड पर बैठती हुई बोली। तो तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं पर्सनल करूँ या जो भी? अलीसा को अभी भी तब चढ़ी हुई थी। करो करो यार, जो मर्जी करो, बल्कि रोमांस। अभी आयशा बोलती अलीसा ने एक और कुशन उसे दे मारा। निकलो यहाँ से, वरना अभी तुम्हारा सर फोड़ दूंगी मैं। अलीसा का गुस्से से बुरा हाल था। आयशा हंसते हुए कमरे से चली गई। गोया उसे भी एहसास हो गया था कि वो अलीसा को कुछ ज़्यादा ही दबा चुकी है। नालायक लड़की, अलीसा बोलती अपनी किताबों की तरफ बढ़ गई, जबकि ये सारी कार्रवाई देखते मुहसिन का खेका बुलंद हुआ था। इफ़रा बीजान के कमरे में जा रही थी जब सामने से आता जहांसेब दिखाई दिया। जहांसेब को देखते ही वो फौरन पिलर के पीछे छुपी थी, जबकि उसे छुपते देखकर जहांसेब देख चुका था। जहांसेब चलता पिलर तक आया और उसके पास 100 कदम के फासले पर रुक गया। जब काफ़ी देर बाद जहांसेब वहां से न गुजरा तो इफ़रा पिलर के पीछे से निकलती आगे की जानी पड़ी, मगर सामने जहांसेब को देखकर उसकी चीख निकलती निकलती रह गई, क्योंकि जहांसेब उसके मुंह पर भारी हथेली रख चुका था। वो उसे एक झटके से वापस पिलर के साथ लगा था। इफ़रा की तरफ झुका। मुझसे छुप क्यों रही थी। जहांसेब उसके मुंह से हाथ हटाते हुए बोला। मैं तो नहीं छुपी, इफ़रा साफ मुकर गई। अच्छा, तो इस पिलर के पीछे छुप करके अपने जैसी चुपलियां ढूंढ रही थी। जहांसेब उसके शफाफ चेहरे पर नसें जमाते हुए बोला। आपने मुझे चुपकली बोला, इफ़रा सदमे की कैफियत में बोली। नहीं, मैंने तो नहीं बोला। जहांसेब साफ मुकर गया। आपने अभी बोला, अपनी जैसी चुपकलियां ढूंढ रही थी, इफ़रा ने उसे याद दिलाना चाहा। हाँ, तो तुम्हें चुपकली तो नहीं बोला ना। जहांसेब को उसे तंग करने में मजा आ रहा था। आपने बोला अपनी जैसी, मतलब मैं चुपकली हूँ, इफ़रा ने उसे समझाना चाहा। अब तुम खुद ही खुद को चुपकली बोल रही हो, मैंने तो कुछ नहीं बोला। जहांसेब उसे मजीद तंग करते हुए बोला। आप? इफ़रा को समझ नहीं आई कि वो अब उसे क्या बोले। जी मिसेस, मैं क्या। जहांसेब अपनी दाईं आईब्रो उठाते हुए बोला। पीछे हटे आप, इफ़रा उसके सीने पर हाथ रखते पीछे धकेलते हुए बोली, जबकि वो जरा सा भी नहीं हिल सका। अगर ना हटूं तो। जहांसेब उसकी तरफ झुकते हुए बोला। पीछे हटे, मुझे बीजान के कमरे में जाना है। इफ़रा जहांसेब की तरफ देखते मिन्नत करते हुए बोली। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। जहांसेब रिठाई से बोला। आप इतने जिद्दी क्यों हैं? इफ़रा जहांसेब की तरफ देखते हुए बोली। और तुम इतनी ढीठ क्यों हो। जहांसेब भी उसी की टोन में बोला। उफ, इफ़रा ने सिर्फ इतना ही कहा। उफ क्या, जवाब दो मुझे। जहांसेब वापस अपने सवाल पर आया तो इफ़रा ने बेचारी सी शक्ल बनाकर जहांसेब की तरफ देखा तो जहांसेब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। मुझे जाने दें प्लीज़, इफ़रा ने इल्तिजा की। ओके, पर मुझसे छुपी क्यों, बस ये बता दो। जहांसेब की सुई अभी भी वहीं पर अटकी हुई थी। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, इसलिए, इफ़रा जल कर बोली।
वो तो आगे तुम्हारे पास थोड़ा सा है, मजीद खराब करके दिमाग से फारिग होना है क्या? जहांसेब आज उसे सुबह के वक्त तारे दिखाने के इरादे में था। जहांसेब की बात पर इफ्रा का पारा हाई हुआ था, जिसका नतीजा ये था कि वो गुस्से पर काबू ना पाते जहांसेब के हाथ पर अपने दांत काट दी, जबकि जहांसेब हैरानगी से इफ्रा को देख रहा था, जो उसका गोश्त खाने का इरादा रखती थी। अगर तुमने 1 सेकंड के अंदर अंदर अपने दांत नहीं हटाए तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। जहांसेब की गंभीर आवाज़ सुनते ही इफ्रा फौरन पीछे हटी। ईद तो 2 दिन बाद है, पर तुम तो आज ही गोश्त खाने का इरादा रखती हो, वो भी मेरा, अपने शोहर का, अपने मजाजी खुदा का, वो भी जिंदा शोहर का। जहांसेब ने अपने हाथ को देखते हुए कहा, जो सुर्ख हो चुका था। तो आपका क्या ख्याल है, मैं आपको ज़िबा कर दूं? इफ्रा उसके हाथ को अपने हाथ से सहलाते हुए बोली, जहां उससे काटा था। तो तुम अपने शोहर को जिबा करने का इरादा रखती हो? जहां से मुस्कुराते हुए बोला, वैसे मुझे कोई मसला नहीं है, मगर सोच रही हूँ अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल कर लेंगे वाला। आखिर इतना ढीठ शोहर है मेरा। इफ्रा भी मुस्कुराते हुए बोली। एक बकरी का बच्चा तुमसे काबू नहीं होता और अपने शोहर को जिबा करोगी? स्ट्रेंज। जहां से उसका मजाक बनाते हुए बोला, वो जानवर है, काट भी सकता है। आप शोहर है, आप कम से कम काटेंगे तो नहीं? इफ्रा जहांसेब की तरफ देखते हुए बोली। सही कहा तुमने, मैं तुम्हें काटूंगा नहीं, मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। जहांसेब उसके कान के पास सुखते सरगोशी करते हुए बोला, तो इफ्रा की धड़कनें एकदम तेज हुई। वो पूरी जान लगाती जहांसेब को धक्का देती वहां से निकली और बगैर उसकी तरफ देखे वहां से भाग गई, जबकि उसे अपने पीछे से जहांसेब का जानदार कहका सुनाई दिया। आप ही, आप ही। अली अलीसा को आवाज़ें देता कमरे में दाखिल हुआ। क्या हो गया है, आराम से? अलीसा अली की तरफ देखते हुए बोली। आप ही बाहर आए और देखें, बाबा बकरा लाए हैं। अली ने अलीसा को बताया, जबकि अलीसा खुशी से उछल पड़ी। सच्ची? आओ देखते हैं। अलीसा ने बोलते अली के साथ लॉन की तरफ कदम बढ़ाए। माशाल्लाह बाबा जान, ये कितने प्यारे हैं। अलीसा अपने सामने 6 बकरों को बंधे देखकर बोली, तो सरदार साहब अलीसा की तरफ देखते मुस्कुरा दिए। इन्हीं प्यारे बकरों को खाना है आपने? उमर अलीसा की तरफ देखते हुए बोला। जी नहीं, हमारी आप ही नहीं खाती। अहमद ने फौरन से जवाब दिया, और ये सच भी था। वो वाकई में किसी जानवर का गोश्त नहीं खाती थी। कोई बात नहीं, इस बार खाएंगी। उमर ने नया शोशा छोड़ा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी इन्हें। अलीसा ने फौरन सफाई दी। हम मुगजिम भाई जो बुलाएंगे, वो आपको खिलाएंगे। उमर मुस्कुराते हुए बोला, जी नहीं, मैं फिर भी नहीं खाऊंगी। अलीसा ने फौरन इनकार किया। सोच लें, हम भाई को बुलाएंगे। उमर ने फिर से धमकाना चाहा। तुम बुला लेना, देख लेंगे क्या होता है। अलीसा भी चैलेंज करते हुए बोली। आप ही ये देखें, ये वाला आपका है। आसिम एक बकरी के करीब जाते हुए बोला। छोड़ो भाई, ये आप ही वाला नहीं, ये मेरा वाला है। अहमद बकरी की रस्सी पकड़ते हुए बोला, जबकि बकरी ने एकदम से अहमद के पेट में अपना सर दे मारा, जबकि अहमद कुछ फासले पर जा गिरा। देखा, ये आप ही वाला ही है। आसिम अहमद को उठाते हुए बोला, जबकि उसकी बात पर सब कहकर लगाकर हंसे थे। एक बंद घर का मंजर था, जहाँ बाहर से देखने से तो वो कोई वीराना लगता था, मगर अंदर उस घर में हर आसाइश मौजूद थी। पता चला एसपी का कुछ हावर? अपने हाथ में शराब का ग्लास घुमाते हुए बोला। नहीं सर, वो उस दिन से गायब है, जिस दिन से उसकी मुलाकात मुगजिम मीर अहमद से हुई थी। उसके बाद वो कहाँ गया उसका कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे शक है वो मुगजिम की कैद में है। वो आदमी हावर्ड के सामने सर झुकाते हुए बोला। मतलब ये चाल फिर मुगजिम मीर अहमद की है, ताकि एसपी के जरिए वो मुझे पकड़ सके। हावर्ड हराम शराब अपने गले में उंडेलता हुआ बोला। अपने जासूस छोड़ो हर जगह पर, ताकि पता चले कि मुगजिम आगे कौन सी चाल चलने का इरादा रखता है। हावर्ड सामने खड़े आदमी को हुक्म देते हुए बोला, जबकि वो आदमी सर झुकाता बोला। सर, ईद के दूसरे दिन मुगजिम मीर अहमद और जहांजेब अहमद खान की शादी है। अच्छा, तो शादी कर रहा है। चलो करने दो, उसके बाद उसकी बीवी को उठाऊंगा और अपनी रखेल बनाऊंगा, और पल पल मरेगा वो साला कमीना। हावर्ड कमीनगी से कहकर लगाता हुआ हंसा और उसे जाने का इशारा किया। वो आदमी उसके हुक्म को मानता वहां से चला गया। तुमने मेरी जितनी बर्बादी करनी थी कर ली मुगजिम मीर अहमद। अब बर्बाद होने का वक्त तुम्हारा है। तुम्हें इस तरीके से बर्बाद करूंगा कि तुम 100 बार मरोगे और 100 बार जियोगे, मगर तुम्हें सुकून नहीं आएगा। तेरी बीवी को उठाकर सबसे पहले उसकी इज्जत को बागबान करूंगा, और फिर दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। वो कमीनगी से कहकर लगाते हुए बोला। अलीसा बेड पर बैठी अपनी ड्रेस देख रही थी, जो सुबह ही मुक्सिम ने ईद के लिए भिजवाए थे। उसमें अलीसा के ड्रेसेस
मेहंदी, चूड़ियाँ, ज्वेलरी हर चीज़ मौजूद थी। अलीसा बेहद खुश होती उन चीज़ों को देख रही थी, जबकि दूसरी तरफ लैपटॉप की स्क्रीन पर ये सारा मंजर मुक्सिम अपनी आंखों में कैद कर रहा था। मुक्सिम ने फ़ोन उठाया और अलीसा को कॉल मिलाई। फ़ोन अलीसा के पास ही था, इससे फ़ौरन कॉल उठा ली गई। अस्सलाम वालेकुम। अलीसा ने खुशली से सलाम किया। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेगम? मुक्सिम भी मुस्कुराता हुआ बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। सामान पसंद आया ईद का? मुक्सिम ने अलीसा से पूछा। जी बहुत प्यारा है, थैंक यू। अलीसा मुक्सिम का शुक्रिया अदा करते हुए बोली। इतना सिंपल तो थैंक यू मैं नहीं लेने वाला। मुझे तो स्पेशल थैंक यू चाहिए, और वो लेने के लिए मैं खुद ही रात को आ जाऊंगा तुमसे मिलने। मुक्सिम लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर जमाता हुआ बोला। बेगम, कल चांद रात है, और चांद रात तो मैं अपनी बीवी के साथ ही मनाऊंगा। इसलिए पहले बता रहा हूँ, मेरे आने से पहले सोना मत। अगर तुम मुझे सोते हुए मिली तो तुम्हारी खैर नहीं। मुक्सिम ने गोया उसे धमकाया। आप नहीं आ सकते प्लीज। अलीसा ने उसे रोकना चाहा। मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता बेगम। इससे फजूल की बहस करना बंद कर दो। मुक्सिम ने बात खत्म करते हुए कहा। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। रात को मैं आ रहा हूँ, बस बात खत्म। इससे आगे मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, ना मानूंगा। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। रात को मुलाकात होगी। मुक्सिम बोलता कॉल डिस्कनेक्ट कर गया, जबकि अलीसा परेशान होती फ़ोन की तरफ देखने लगी। और वो उसे कैसे समझा सकती थी कि जबकि वो उसकी एक भी बात सुने बगैर अपनी सुनाकर कॉल काट गया था। रात के 2 बज रहे थे, मगर मुक्सिम अभी तक नहीं आया था, जबकि अलीसा का नींद से बुरा हाल था। वो मुक्सिम का इंतज़ार करते करते थक चुकी थी। उससे एक नज़र घड़ी की तरफ देखा और फिर उठ खड़ी हुई और वॉशरूम में मुंह धोने के गर्ज से चली गई। मुक्सिम खिड़की के रास्ते से कमरे में दाखिल हुआ और कमरे में दाखिल होकर अच्छे से खिड़की को बंद कर दिया। खिड़की के आगे पर्दे करके वो कमरे की जाने मुड़ा, मगर वहाँ पे कोई ना था। मुक्सिम के माथे पे एक साथ कई पल नुमादार हुए, तभी वॉशरूम से अलीसा निकलते हुए दिखाई दी। ना चाहते हुए भी उसके होंठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट रिंग गई। चांद मुबारक मेरी जान। मुक्सिम बोलता हुआ अलीसा की तरफ बढ़ा और उसे कस के गले से लगा लिया, जबकि अलीसा को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। पीछे तो हटे, मेरा सांस घुट रहा है। अलीसा की हल्की सी आवाज़ मुक्सिम को सुनाई दी, तो वो मुस्कुराता हुआ पीछे हटा और भागौर उसे देखने लगा, जिसका चेहरा पानी से भीगा हुआ था, जबकि आंखों में नींद साफ वासिया थी। वो उसकी हालत देखते हुए मुस्कुराया और एक झटके से उसे अपनी बाजुओं में उठा लिया, जबकि उस होने वाले अचानक इत्तेफाक पर अलीसा बुखला गई और मुक्सिम की तरफ देखा। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ मुझे नीचे उतारें। अलीसा मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली। मेरी जान मेरा इंतजार कर रही थी। मुक्सिम उसे बेड पर लेटाता खुद साथ लेटते हुए बोला। इंतजार करना बनता था, आपने धमकाया ही इतना था। अलीसा मुंह बनाते हुए बोली तो मुक्सिम बेसाख्ता मुस्कुराया। तुम्हें धमकाना भी बनता था, वरना आपकी नींद तो इतनी पक्की है कि आप वाकई में सो जाती। मुक्सिम उसे अपने हसार में रखते हुए बोला। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, बीजान को पता चला तो वो बहुत डांटेगी। अलीसा ने उसको समझाना चाहा। उन्हें कौन बताएगा? ना तो मैं बताऊंगा और ना तुम बताओगी। तो फिर उन्हें कैसे पता चलेगा? मुझे अपनी बीवी के साथ बातें करनी है, ना कि फजूल गुफ्तगू में वक्त गुजारना है। उससे गाल पर हाथ रखते हुए बोला। अच्छा मुझे ये बताओ, ईदी पसंद आई तुम्हें? मुक्सिम अलीसा के बाल खोलते हुए बोला। कौन सी ईदी? अलीसा मुक्सिम की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोली। वही यार जो सुबह भिजवाई थी। मुक्सिम उससे और करीब करते हुए बोला। वो ईदी तो नहीं थी। मुक्सिम की जानिब देखते हुए बोली। अगर वो ईदी नहीं थी तो और क्या थी? मुक्सिम अब की बार उसके माथे को लबों से छूते हुए बोला। वो तो ईद के कपड़े थे ना, ईदी तो कुछ और होती है। अलीसा ने उसे याद दिलाना चाहा कि ईदी ये नहीं होती। अच्छा, तो अब ईदी में बताओ तुम्हें मैं क्या ला कर दूं? बकरा ला कर दूं, भैंस ला कर दूं या ऊंट ला कर दूं? बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगी? मुक्सिम उसकी गर्दन में मौजूद चेन को छेड़ते हुए बोला। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? अब भला मैं ये सब खाऊंगी? मैं ये सब नहीं खाती। मैंने आपसे ईदी का बोला है, जानवरों का नहीं। अलीसा अपने माथे पे हाथ मारते हुए बोली, जैसे उसके अकल पर मातम कर रही हो। बेगम, ये बकरा ईद है, और मेरी नज़र में इस ईदी को छोड़कर जो सुबह मैंने भेजी है, यही ईदी रह जाती है। तो बताओ तुम क्या लेना पसंद करोगी? बकरा, भैंस या ऊंट? मुक्सिम ने दोबारा वही सवाल किया। उफ़ो, कुछ नहीं, आप रहने दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अलीसा ने साफ इनकार किया, क्योंकि वो मज़ीद ऊँट, बकरा या भैंस के नाम नहीं सुन सकती थी।
क्यों नहीं चाहिए? अब तो मैं अपनी बेगम को उसके मुताबिक ईदी देकर ही रहूंगा। चलो, अब बताओ शाबाश, क्या चाहिए तुम्हें? मुक्सिम उसका हाथ लबों से लगाते हुए बोला, मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स, टेडी बियर और बहुत सारी नॉवेल्स की किताबें, बस। अलीसा मुक्सिम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ये नॉवेल्स वाला काम तो मैं नहीं कर सकता बेगम। ये आप खुद ही करना। मेरे साथ चली जाना शादी के बाद। बाकी आपकी ईदी आपको सुबह पहुंच जाएगी, बल्कि मैं खुद देने आऊंगा। मुक्सिम मुस्कुराता हुआ बोला। बस? और कुछ? मुक्सिम ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, नहीं कुछ नहीं, बस। अलीसा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा, चलो फिर ये बताओ मेरी बेगम ने मुझे कितना मिस किया? मुक्सिम उसके बालों में उंगलियां चलाता हुआ बोला, मैंने आपको बहुत मिस किया। अलीसा मुक्सिम के सीने पर सर रखते हुए बोली। सीरियसली? क्या वाकई में? मुक्सिम को जैसे यकीन नहीं आया था कि अलीसा ने वाकई उसे मिस किया है। जी बहुत ज़्यादा। अलीसा ने अपना आसान मुक्सिम के गिर्द बांधा था, जबकि मुक्सिम को तो ये ख्वाब ही लग रहा था, क्योंकि आज से पहले तक तो अलीसा उससे दूर भागती थी, मगर आज वो खुद उसके गले लगी हुई थी। क्या तुमने मुझे कबूल कर लिया है? मुक्सिम ने अलीसा की तरफ देखते हुए पूछा, आप मेरे शौहर हैं, मैं आपको कबूल क्यों नहीं करूंगी? अलीसा अपना सर उठाकर मुक्सिम के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, तो उसके इज़हार पर मुक्सिम सरशार सा होता मजीद उसे खुद में भींच गया। आपको पता है, मुझे पहले आपसे बहुत डर लगता था। अलीसा मुक्सिम के सीने पर अपनी शहादत की उंगली फेरते हुए बोली। हम्म। फिर? मुक्सिम ने दिलचस्पी से पूछा, फिर मुझे आप बहुत अच्छे लगने लग गए। अलीसा उसके सीने पर अपनी उंगली से कभी अपना तो कभी मुक्सिम का नाम लिखते हुए बोली। फिर? मुक्सिम आंखें बंद करता उसकी उंगलियों की हरकत को महसूस करता मुस्कुरा कर बोला, और फिर अब आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अलीसा आखिर में मुस्कुरा कर बोली, जबकि मुक्सिम का दिल एकदम से धड़का था। कितने साफ लफ्जों में उसने अपनी मोहब्बत का एहसास किया था। मुक्सिम ने करवट बदली और अलीसा का सर अपने बाजू पर रखा। और क्या महसूस करती हो तुम मेरे लिए? शायद। मुक्सिम अलीसा से मुकम्मल एहसास सुनने के मूड में था। मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। आपने मुझे अपनी आदत डाल दी है। आपके बगैर खाने का पहला निवाला अलग से नहीं उतरता, क्योंकि आपने वो भी मुझे आदत डाल दी है। मेरा दिल करता है कि हर वक्त आप मेरे पास रहें। मेरा दिल करता है मैं आपको बहुत बहुत ज़्यादा तंग करूं। अलीसा मुस्कुराते हुए अपने दिल का हाल बयान किया, जबकि मुहसिन तब से खुद पर काबू पाता एकदम बेकाबू हुआ था, और अगले ही लम्हे अलीसा की सांसें कैद कर चुका था। उसके लम्स में शिद्दत थी, जुनून था, जो आज से पहले अलीसा ने नहीं महसूस किया था। अलीसा मुक्सिम की सरकत पर आंखें फैलाए खुद पर झुके मुक्सिम को देखने लगी। उसके उसे कंधे से थामकर पीछे करना चाहा, मगर वो उसके हाथों को कैद करता सर के पास सकी पर लगा गया था, जबकि अलीसा की सारी मसम्मत धरी की धरी रह गई थी। काफ़ी देर बाद खुद को सैराब करते मुक्सिम पीछे हटा और अलीसा की तरफ देखा, जो लंबे लंबे सांसें थी उसके सीने से सर टिका गई थी, जबकि होंठों पर एक खून की नन्ही सी बूंद नुमादार हुई थी। मुक्सिम ने मुस्कुराते अपने लबों से उस खून को साफ किया और उसकी आंखों को शिद्दत से छुआ। तुम्हारा इजहार आज मुझे कितना सरशार कर गया है तुम सोच भी नहीं सकती। मुझे लग रहा है जैसे मैंने अपनी मोहब्बत को पा लिया हो। मुझे लगता था तुम मुझसे नफरत करोगी, मगर तुमने साबित किया है कि अल्लाह ने तुम्हारा दिल नफरत के लिए बनाया ही नहीं। मैं सारी दुनिया लुटा सकता हूँ तुम्हारे लिए मेरी जान। मुक्सिम उसके माथे से अपना माथा टिकाते हुए बोला, मैं आपसे कभी नफरत नहीं कर सकती। आप मेरे शौहर हैं। अलीसा हल्की सी आवाज़ से बोलती, मुक्सिम के सीने में मुँह छुपा गई, जबकि मुक्सिम उसकी बात पर खुलकर मुस्कुराया और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। फिर बातें करते करते अलीसा नींद की वादियों में उतर गई। मुक्सिम उसकी तरफ देखते मुस्कुराया और शिद्दत से उसका गाल चूमा। उसका दिल कर रहा था अलीसा को लेकर बहुत दूर चला जाए, जहाँ उन दोनों के अलावा और कोई ना हो। आज अलीसा ने खुलकर मुक्सिम से बातें की थी, अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया था, मगर मोहब्बत बोलकर नहीं, शोहर बोलकर। मुक्सिम को लग रहा था कि उसे सातवें आसमान पर बिठा दिया गया है। मुक्सिम ने घड़ी की तरफ देखा, जहाँ 4 बज गए थे और कुछ ही देर में फजर की आसान होने वाली थी। उसका दिल तो नहीं कर रहा था जाने को, मगर मजबूरी थी। सुबह ईद की नमाज के लिए भी जल्दी उठना था, और उससे अलीसा की नींद की भी बहुत फिक्र थी। इससे मुस्कुराता हुआ उठा और अलीसा को एक नज़र देखकर उसके माथे पर मोहब्बत भरा बोसा देते जिस रात से आया था उस रास्ते से वापस चला गया।